आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और ऐसा लगा जैसे आज मेरे मरने का तीसरा दिन था। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस पल मुझे घुटन महसूस हो रही थी और मैं इस दर्द से बचने के लिए शहर वापस जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गया। मेरे बूढ़े विकलांग पिता ने मेरी सहमति के बिना अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी सानिया से मेरी शादी करा दी। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी और उसका रंग भी सांवला था, ऊपर से बिल्कुल गंवार थे। जैसे ही मैंने पैकिंग शुरू की, वह मुझसे इतनी जल्दी वापस ना जाने की विनती करने लगी। मुझे वो एक आँख ना भाई थी। मुझे उसका बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बस चाहता था कि वह मेरी नज़रों के सामने से कहीं गायब हो जाए। मैंने अपने पिता के कहने पर कड़वा घूंट पी लिया था, लेकिन मैंने अपनी नई दुल्हन सानिया से कोई राय नहीं ली और साफ कह दिया कि इतनी जल्दी शहर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी काली शक्ल से। तुम्हारा काला चेहरा मुझे डरा रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वह एकदम मुरझा सी गई थी। जब पापा को पता चला कि मैं वापस शहर जा रहा हूँ, तो वो भी मुझे रोकने आ गए। उनके सामने मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा था। वह दिन रात मेरी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी बात के कारण उनका दिल दुखे। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे विदा ले ली थी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर और भी गर्व हो गया। जब मैं घर से निकला तो सानिया रसोई में काम कर रही थी। मैं उसे बिना बताए घर से बाहर निकल गया और खुली हवा में सांस ली। सच तो यह था कि मेरा गांव के माहौल में दम घुटता था। शहर की रंगीनियाँ मुझे बुलाती थी। मैं बस से शहर पहुंचता था ताकि मेरे गांव वालों को मेरे बारे में कोई शक ना हो। लेकिन मेरा बॉडीगार्ड मेरी महंगी कार के साथ बस स्टैंड पहुंच चुका था। मेरा काम कुछ ऐसा था कि अगर मेरे पिता को कभी मेरा पता चला कि उनका इकलौता बेटा क्या काम कर रहा है, तो वह भगवान को प्यारे हो जाएगा। जहाँ तक पत्नी का सवाल है, सच तो यह है कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं थी। मुझे हर रंग रोशनी दूर सड़े गले विचारों वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक लड़कियों मेरी दोस्त थी। तभी तो वह गांव की सादा सी लड़की मुझे एक आँख न भाई थी। शहर में मेरा नाम था, पहचान थी। मेरे सामने बड़े बड़े तस्कर पानी भरते थे। मेरे इलाकों की तरह पुलिस तो क्या तस्कर भी आँख उठाकर नहीं देख सकते। हाँ, तुमने सही समझा। मैं शहर में एक जाना पहचाना और बड़ा तस्कर हूँ। यह उस दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों और लड़कों को अपने ग्रोह में शामिल कर लेता था। इस उम्र में हर कोई आगे बढ़कर अपने माता पिता का साथ देना चाहता है, अपने पिता के कंधों का बोझ हल्का करना चाहते हैं। जब मैंने अच्छी रकम की पेशकश की तो कई युवक मेरे लोग बन गए और तस्करी शुरू कर दी। मैं बस में सफ़र कर रहा था, तभी एक लड़की मेरे सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वह हर बात से एक गुस्सैल लड़की थी। उसका पर्स काफ़ी जर्जर था, शूज खराब हो रहे थे। इस लड़की की पोशाक उसकी गरीबी की कहानी बयां कर रही थी। मुझे मेरा नया शिकार मिल गया था। मैं जानता था कि उसकी जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी में जान छुड़वाने के लिए किसी तक हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठकर और उससे कहा कि तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वो तो अपने आप में बाहर हो गई और मुझसे बोली, क्या है? मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम लोगों को। मुझे उसकी अकड़ अच्छी नहीं लगी थी। मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे सामने मेरी डरपोक पत्नी के चेहरा आ गया। मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। उस दिन बाद मैं हर दिन बस में सफ़र करता। मैंने एक लड़की से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपने खास नौकरों को भी उसकी जासूसी करने पर काम सौंप दिया था। अगले दिन मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो गरीब से लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। उस लड़की यानी माही के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं अपनी हालत से अनजान था।
अगले ही दिन उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने उसके प्रिंसिपल को कह दिया था कि माही की मुझे पल पल की खबर मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़े मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देख ही खत्म हो गया। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लिखकर मैंने वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा जी बार बार उस लड़की को देखने को कर रहा था। कुछ दिन मैं बहुत बिजी था, मैं माही को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता जा रहा था। अचानक ही एक दिन माही के प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि माही की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर तो बहुत जोर पड़ा था। परसों माही की विदाई थी। वह प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। जब उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बताया, मैं गम और गुस्से के दौर से गुज़र रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं तो माही से प्यार करने लगा हूँ। मुझे अपनी इस हालत पर जी भरकर हंसी आ रही थी। फिर उसकी शादी की रात अपने भरोसे से आदमी को उसके घर भिजवाकर माही को उठवाकर अपने फार्म हाउस पर बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी थी कि लड़की को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उस पर मैंने आज भी नहीं आने दी थी। मेरा दिल माही को देखने के लिए मचलता रहा था, पर लेकिन मैंने मुश्किल से खुद को रोक रखा था। उसे एक दिन और एक रात के लिए अपने फार्म हाउस पर रखा और फिर सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचा दिया गया। वो एक मासूम की तरह मेरे फार्म हाउस पर थी। इसी तरह मासूम और पाक अपने घर पर वापस चली गई। मेरी जानकारी में आया कि माही के मंगेतर ने यह कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तुम एक दिन और एक रात बाहर रही हो। मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और इस बारे में कौन जानता है कि तुम अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई हो। मैं ऐसे चरित्रहीन लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। सुनने में यह भी आया था कि माही इस हादसे के बाद काफ़ी टूट गई है। वह दिन भर रोती रहती है। बूढ़ा पिता अपनी बेटी को देखता है और रोता है। मैं जो चाहता था वह हो गया, और कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मुझे आगे बढ़ना था और माही के दिल में जगह बनानी थी। मुझे हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ करना था। मुझे उसकी आदत हो गई थी, इसलिए तो आजकल पकड़ा नहीं गया था। पुलिस को मुझ पर शक था, लेकिन मुझे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। खैर, मैं माही की गली में जाकर रोज खड़ा हो जाता था। मैंने उसके पिता से अपना रिश्ता बना लिया था। वह सीधा साधा आदमी था, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके पिता ने बताया कि उसके घर का सारा खर्चा माही का मंगेतर ही उठाता था। घर का चूल्हा उसी लड़के के वजह से चलता था। अब भूखे रहने का नौबत आ गई है। मैं उसके घर राशन लेकर आया। माही के पापा ने बहुत माना किया, लेकिन मैंने भी उनसे कहा कि वो मुझे अपने बेटा ही समझे। इस तरह मैं माही के घर पहुंच गया। मैं पैसे पानी की तरह बहाता रहा। माही ने मुझे पहचान लिया, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती थी, परंतु मेरी निरंतर असहनों का पर उस पर भी असर पड़ा। वह मेरे बड़प्पन का कायल थी। एक दिन उसने मुझे रो रो कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता वह मुझे चाय पानी खुद पूछती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली। यूँ मुझे हर तरह चांद ही चांद दिखने लगा। मैं उसे पार्क में घुमाने ले जाता, उसे अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता। संसार की सारी चीज़ें उसके कदमों में रख दी थी, और ऐसा करने पर मुझे कोई पछतावा नहीं होता था, बल्कि मन की शांति मिलती थी। माही भी मेरी तरह झुक रही थी। उसने छुपे शब्दों में मुझसे अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। बिना एक पल भी बर्बाद किए मैंने माही के पापा से उसका हाथ मांगा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह खुशी से झूम रहे थे। माही भी मान गई, लेकिन ना जाने कहाँ से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से यकीन दिलाया कि वो हमारी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। मगर वो ना मानी। माही ने शर्त रखी कि मैं जब तक शानिया को तलाक नहीं दूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं शानिया को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा
उसने कहा, फिर कुछ ऐसा करो वह खुद तुमसे छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात सही लगी। मजबूरन मुझे सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा। पापा और सानिया मेरे आने से बहुत खुश थे। मैंने अपना रवैया सानिया के साथ सख्त कर लिया था। बात बात पर उसकी बेइज्जती करने लगा था, पर वह चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसकी काली क्लूटी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं उसे उसकी सांवली रंगत से ताने देता था। वो शीशा पकड़े सारा दिन रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता, पर मैं भी क्या करता। मैं माही के प्यार में पागल हो चुका था। मैंने उसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। अब तो नौबत मारपीट तक आ गई थी। मैंने सानिया पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी उसकी जुबान से शिकायत तक नहीं सुनी थी। मुझे सानिया की दृढ़ता पर और भी गुस्सा आ रहा था। वह काफ़ी कठोर जान थी। जितना मैं उससे दूर भागता उतना ही वह मुझ पर मरती। अगर मेरी ज़िंदगी में माही ना होती तो मैं अब तक सानिया का हो चुका होता। ऐसा होता भी, लेकिन अब जब मैं उसे छुटकारा पाना चाहता था तो उसकी हरकतें मुझे परेशान कर देती थी। मैं जल्द से जल्द यह किस्सा ख़त्म करके माही के पास जाना चाहता था। मुझे उसका प्यारा चेहरा बहुत याद आता था। मुझे गांव आए 1 महीना हो गया था। इसका मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। चूँकि मैं माही से लगातार मोबाइल पर संपर्क में था, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ था। मैंने माही के सारी स्थिति बता दी थी और अब वह सानिया भी बदतमीजी से नम्र हो गई थी। उसने मुझे सानिया को जहर देने की सलाह दी। एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया, लेकिन कोई चारा नहीं था। मैंने माही से जल्दी ही खुशखबरी सुनाने को कहकर कॉल काट दिया था। शाम हो चुकी थी। मैंने सानिया को पूरे घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नज़र नहीं आई। मैं छत पर गया तो वह मासूम सी बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने उसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने पूछा, क्या हुआ सानिया? मेरे पूछने पर वो रो दी, मगर मुंह में शिकवा नहीं किया। मैं बहुत बुरा हूँ ना। मैंने अपनी आवाज़ से बनावटी प्यार भर उनसे पूछा तो वो तड़प कर रह गई। बुरी तो मैं हूँ। मैंने आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत आदमी को मेरे जैसी बदसूरत पत्नी कैसे मिल गई। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। आपकी बातें थी जो मुझे अपने निजता पर यकीन दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वो क्या थी कि जिसका चेहरा काला था उसका दिल बहुत साफ था। मैं उसके आंसू पोंछे और उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा। उसने मिठाई का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया। तो मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद थी। एक पल तो मेरे दिल ने चाहा कि वक्त थम जाए, मुझे उस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर माही का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमा तो मुझे यह कड़वा घूंट पीना पड़ा। कुछ देर बाद उसके साथ बैठने के बाद मैं हलवाई के पास गया और उससे ताज़ी मिठाइयाँ निकालने को कहा। मैंने मिठाई की दुकान से मिठाइयाँ ली और खेतों की ओर चल दिया। वहाँ से मैंने खेतों में मारने वाली जहरीली दवाई मिठाई पर छिड़क दी। ऐसा करते समय मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, मगर उस मेरी शैतानी दिमाग ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर हावी हो गया था। मैं घर की ओर चल पड़ा। मैं सारी भावना खो चुका था। मैंने प्यार का नाटक किया और वो मिठाई सानिया के सामने रख दी और उसे खाने को कहा, लेकिन वह झिझक रही थी। मुझे जोर देने पर उसने गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया। मैंने उसे अपने हाथों से बर्फ़ी का एक टुकड़ा खिलाया। जब मुझे विश्वास हो गया कि वह ऐसी जहरीली दवाइयों से मर जाएगी तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। सामान पहले से पैक था। मैंने सानिया को अलविदा कहा और खुशी खुशी शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मेरी खुशी के बीच का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया, मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरह बढ़ा, मेरा दिल बैठता चला जा रहा था। मैंने माही को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, मगर मैंने उसके घर पहुंचकर सरप्राइज़ देने का सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाजे खोला और उसके घर के अंदर आ गया, लेकिन एक क्या मुझे अजीब सा एहसास हुआ। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं किसी की मौत के बारे में सोचने लगा। तभी मैंने माही को आवाज़ लगाई, माही माही। वह कमरे से बाहर आती, सजी सवरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही के हाथ में मिठाई की प्लेट थी। वह खुशी से झूम रही थी कि आज हमारी खुशियाँ हमें मिली है, आज खुशी का दिन है, या लो मिठाई खाओ।
और खुशी मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर लग रहा था, मगर माही के बार बार कहने पर मुझे एक टुकड़ा उठाकर खा लिया ही। तो मुस्कुराते हुए एक कमरे में चली गई। जब उसे बहुत देर हो गई और वो ना लौटी तो मैं उसके पीछे गया। मैंने दरवाजे से झाँका तो मेरे कदमों तलों से ज़मीन निकल गई। कमरे में एक आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। माही उसके साथ प्यार से हंस रही थी। अमर जी, आप चिंता ना करें, वह घाट का उल्लू अंगद है। मैंने उसे रास्ते से हटाने की सारी व्यवस्था कर दी है। मैंने उसे मिठाई में उसी तरह जहर दे दिया है जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया है। उसने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा मेरा गुनहगार कौन था, मेरा अपहरण किसने किया। वह मेरा गुनहगार अंगद ही था। भगवान का शुक्र है कि आपने शादी तोड़ने का फ़ैसला वापस ले लिया। प्यार तो मैं आपसे सिर्फ आपसे ही करती थी और करती रहूँगी। माही की बातें सुनकर मुझे खड़े होने की हिम्मत ना रही। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था। अचानक मेरा एक खास आदमी मेरी तरह दौड़ता हुआ आया और बोला, आपकी बीवी आखिरी सांसें ले रही हैं, वो आपको बुला रही हैं। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास पूरे दिल से हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मैंने अपनी हालत परवाह ना किया और मैं अफसोस करता हुआ जल्दी से गांव पहुंच गया। मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई और फिर अचानक वो मेरे पाँव पकड़कर बोली कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आज ही आपकी। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ सानिया? मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, उसमें आपके खिलाफ़ गलत कामों के सबूत मिले। मैं दुविधा में थी आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नर्क की यातना से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त आकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। मुझे सानिया की कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटे खतरनाक होंगे। मैं रोया और उसके लिए प्रार्थना भी की। तभी अचानक मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आसपास डॉक्टरों की भीड़ देखी। सबसे पहले मैंने शानिया के बारे में पूछा तो भगवान का शुक्र था कि शानिया बच गई थी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैंने शानिया को पूरे दिल से अपनाया और हम दोनों एक हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने जेल में दिन रात भगवान से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। आज 8 मुझे जेल से रिहाई मिल गई। मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर वापस अपने घर आ रहा था। दिल अनजाने से डर में डूबा जा रहा था कि सानिया मुझे माफ़ भी करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया। अंदर से सानिया की आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। अपने पापा को कभी भी किसी के काम में नहीं समझना। नफ़रत गुनहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी सब्र न हुआ और भागता हुआ घर के अंदर आ गया। मेरे 8 साल के दोनों जुड़वा बेटे अपनी माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही सानिया के पैरों में गिर गया था और उसे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया तो मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। मेरे बेटों के मुंह से सिर्फ मेरे लिए प्यार झलक रहा था और यह सब सानिया की अच्छी परवरिश का नतीजा था। मुझे सानिया से शिद्दत से प्यार हो गया था। अब उसकी सामने रंगत मुझे रोशन दिन जैसी लगती थी। उन तीनों से मिलकर मैं पापा के कमरे की तरफ आगे बढ़ा। पापा के पैर छूकर मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता था कि उन्होंने मेरे लिए जितनी अच्छी पत्नी ढूंढी थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे पापा भगवान को प्यारे हो चुके थे। मैं बहुत रोया था, लेकिन लोग सही कहते हैं कि बड़ों की ना मानकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।